क्लास में हम लोगों ने कई सारी नई बातें जानी थी कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश के अंदर इंडिगो का प्लांटेशन स्टार्ट किया। मैं बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में, इंडिगो को कहते हैं नील, है ना, जो हम लोग आज भी अपने वाइट क्लोथ जो है सफेद कपड़ों को ब्राइटनेस देने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंग्लैंड में शुरू हुआ था तो या ब्रिटेन में जब ये शुरू हुआ तो बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पर लगी, क्लोथ टेक्सटाइल्स लगी, इसीलिए इंग्लैंड को जरूरत थी खूब सारी डाई की। डाई का मतलब जिससे कलर किया जा सके कॉटन क्लोथ को। तो इसीलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने इंडिया के अंदर इंडिगो प्लांटेशन को बढ़ा दिया। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडिगो प्लांटेशन से जुड़ी हुई है बच्चों, जो पहले हम डिस्कस करेंगे, बाद में अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, इंडिगो एक प्लांट होता है जिसके जो लीव्स है, फ्लावर है, इनका यूज डाई बनाने में होता है, रिच ब्लू कलर बनाने में होता है, ठीक है। इसीलिए इसका क्लॉथ टेक्सटाइल में बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। लेकिन जिस जमीन पर इंडिगो प्लांटेशन किया जाता था वो जमीन पूरी तरह से उस जमीन का न्यूट्रिशन खत्म हो जाता था और सॉइल की फर्टिलिटी या सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी खत्म हो जाती थी। कहने का मतलब जिस जमीन पर हम लोग इंडिगो उगाएंगे उस जमीन पर आगे आने वाले समय में आप कोई दूसरा प्लांट या कोई दूसरी क्रॉप कल्टीवेट नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिगो प्लांटेशन के कारण जमीन बंजर हो जाती है। और तीसरी चीज ये है बच्चों कि इंडिगो जो प्लांट है इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जो रूट्स होती है वो बहुत गहराई तक जाती है और बहुत ही झुंड की तरह, एक जाल की तरह होती है। तो कहने का मतलब जब हम इंडिगो प्लांट को जमीन से निकाल देंगे फिर भी उसकी जो छोटी छोटी जड़ें हैं वो मिट्टी के अंदर रहती है। इसके कारण क्या होता है बच्चों कि उस जमीन के ऊपर कोई दूसरा प्लांट लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही प्रॉब्लम जो थी इंडिया के फार्मर्स फेस कर रहे थे। इंडिया के अंदर सबसे पहले इंडिगो प्लांटेशन की शुरुआत बंगाल से हुई थी, वही वेस्ट बंगाल जहाँ पर प्लासी का वॉर हुआ, जहाँ पर बक्सर वॉर हुआ था और कंपनी ने सबसे पहली बार जहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ बंगाल के अंदर से फार्मर्स को फोर्सफुली कल्टीवेशन करवाया गया इंडिगो का। ये कहा गया कि हर फार्मर अपने पूरे खेत पर 25% लैंड पर, मतलब 1% लैंड पर इंडिगो प्लांटेशन जरूर करेगा। लेकिन बंगाल के जो फार्मर्स थे वे जानते थे कि उनकी जरूरत इंडिगो नहीं है, उनकी जरूरत अनाज है जिससे उनकी फैमिली का पेट भरेगा। लेकिन फिर भी कंपनी ने बड़े फोर्सफुली फार्मर्स को मजबूर किया इंडिगो उगाने के लिए और कुछ सालों बाद में इंडिगो प्लांटेशन के कारण इन फार्मर्स की पूरी जमीन जो है वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो गई, मतलब बंजर जमीन बन गई, ऐसी जमीन जहाँ पर कुछ भी कल्टीवेट करना पॉसिबल नहीं था। तो ये था इंडिगो का प्लांट और इस तरह से इसके थे नुकसान जो हमने जाने हैं। आज हम बात करेंगे ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, इसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर, मतलब क्लॉथ की डाई तो चाहिए है इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी क्लॉथ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। अब कपड़े को रंगने के लिए डाई की जरूरत पड़ी, रिच ब्लू कलर की जरूरत पड़ी, इसीलिए ब्रिटेन इंडिया की तरफ मुड़ा। यहाँ पर इंडिया में जो इंडियन इंडिगो प्लांटेशन होता था यहाँ से ब्रिटेन ने इंडिगो को खरीदना शुरू किया, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन द यूरोप, द कंपनी इन इंडिया एक्सटेंड द एरिया अंडर द इंडिगो प्लांटेशन। अब जैसे ही ब्रिटेन के अंदर इंडिगो की डिमांड बढ़ गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के अंदर इंडिगो के प्लांटेशन को भी बढ़ाना शुरू कर दिया, मतलब ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को ये फोर्स किया गया कि वे लोग इंडिगो का प्लांटेशन करें, ताकि उस प्लांटेशन को, उस क्रॉप को वो लोग कहाँ बेचेंगे, ब्रिटेन ले जाके बेचेंगे और खूब सारा प्रॉफिट कमाएंगे। और कल मैं बता चुकी हूँ बच्चों की ब्रिटेन के अंदर इंडिया से जो इंडिगो ब्रिटेन जाता था वो बहुत महंगा होता था, लेकिन इसका जो कलर आता था वो रिच ब्लू कलर होता था, ठीक है ना। इसीलिए इसकी डिमांड भी पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा थी। तो पहली चीज तो आप समझ गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिगो का प्लांटेशन भारत में बढ़ा दिया। दूसरी चीज 90% इंडिगो इंपोर्टेड टू द ब्रिटेन। 1810 तक ये कंडीशन हो गई कि जितना भी इंडिगो भारत में प्रोड्यूस होता था उसका 95% इंडिगो कहाँ जाता था, ब्रिटेन भेजा जाता था, इंपोर्ट किया जाता था। कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन
और धीरे धीरे कंपनी ने भी अपना पैसा इंडिगो में लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडिगो को बेचने से खूब सारा प्रॉफिट कंपनी कमा रही थी। ठीक है, those who had no money to produce Indigo would get loan from the company। और वे लोग जो इंडिगो प्लांटेशन करना चाहते थे लेकिन जिनके पास पैसा नहीं था, तो कंपनी ने लोन देना शुरू कर दिया। मतलब इंडिगो उगाने के लिए कंपनी क्या देगी, कर्ज देगी, पैसा देगी, ताकि इंडिगो का प्लांटेशन किया जा सके। तो कहने का मतलब क्या है कि कंपनी ने लोन देकर लोगों को इंडिगो उगाने के लिए कह सकते हैं कि तैयार किया, और दूसरा कंपनी को भी फायदा मिल रहा था। आगे देखते हैं हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेट। भारत के अंदर इंडिगो कैसे कल्टीवेट होता था बच्चों? तो देखिए कल्टीवेशन के दो तरीके थे, दो तरीके से इंडिगो का कल्टीवेशन किया जाता था। तो देखिए टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, निच एंड रेयर। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप ध्यान रखना कि इंडिया में इंडिगो का प्लांटेशन दो तरह से होता था, एक था निच और एक था रेयर। अब दोनों को हम लोग समझेंगे। निच क्या था? तो देखिए निच, द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो in the land that had directly control. He either brought the loan or rented it from other zamindars and produced indigo by the directly employed hired laborers। अब देखिए नीच का मतलब था कि एक ऐसा प्लांटर, मतलब जो इंडिगो उगाना चाहता है उसको प्लांटर्स कहा जाता था। मतलब जहाँ पर प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो इन द लैंड, ही डायरेक्टली कंट्रोल, मतलब खुद की कंट्रोल की हुई जमीन पर डायरेक्टली अगर कोई प्लांटर या कोई इंडिगो प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड लोग जो है, अगर वो खुद ही अपनी जमीन पर इंडिगो उगाने के लिए राजी है, तो कंपनी या जमींदार से वो लोग लोन लेते थे और बाद में उस जमीन के ऊपर इंडिगो प्लांटेशन करते थे। इंडिगो प्लांटेशन के लिए खूब सारी लेबर की जरूरत थी, तो या तो खुद के लेबर या मतलब खुद की फैमिली को ही ये लोग यूज कर लेते थे लेबर के रूप में, या फिर हायर करते थे, मतलब किराए पर लेबर मंगवाए जाते थे, मजदूर मंगवाए जाते थे जो इंडिगो के प्लांटेशन में हेल्प करते थे। तो नीच का मतलब सिंपल सी बात है, खुद की जमीन पर इंडिगो का प्लांटेशन करना, प्लांटेशन के लिए लोन ले सकते थे और साथ में लेबर हायर कर सकते थे। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स थी, निच कल्टीवेशन की कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या थी? तो देखिए बच्चों, इंडिगो कुड बी कल्टीवेटेड ओनली इन फर्टाइल लैंड। इंडिगो के लिए फर्टाइल लैंड की जरूरत होती है, उपजाऊ जमीन की जरूरत होती है, मतलब एक ऐसी जमीन जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी बच्चों कि हम लोग वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल की जमीन फर्टाइल तो थी, लेकिन यहाँ के फार्मर सबसे ज्यादा मोस्टली राइस का कल्टीवेशन करते थे, चावल का कल्टीवेशन करते थे, लेकिन चावल के लिए भी फर्टाइल लैंड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि पहली शर्त ये कि इंडिगो के लिए फर्टाइल लैंड चाहिए। दूसरा है प्लांटर्स की लार्ज एरिया, और दूसरा प्लांटर्स को बड़ी जमीन चाहिए थी। कहने का मतलब इंडिगो का प्रोडक्शन का फायदा कब होगा? जब बहुत बड़ी जमीन पर इंडिगो उगाया जाए। ठीक है, और इसके अलावा लार्ज एरिया रिक्वायर्ड वास्ट मेंबर्स ऑफ लैंड टू ऑपरेट। दूसरी तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि बड़े एरिया में प्लांटेशन करेंगे तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ये थी निच सिस्टम की तीन प्रॉब्लम्स। अब निच कल्टीवेशन ऑन द लार्ज स्केल रिक्वायर्ड मैनी प्लॉट, बुलर्स, इन्वेस्टिंग, परचेजेस, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें थी। तो कहने का मतलब इंडिगो प्लांटेशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए थी? पहला तो कई सारे प्लॉट चाहिए थे, हल जिससे जमीन को जोतते थे। दूसरा बुलक्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, बुलक्स होंगे तभी तो हल की जुताई उस समय होती थी। फिर आ जाएगा इन्वेस्टिंग का मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा की जरूरत, मनी की जरूरत। तीसरी परचेज एंड मेंटेनेंस, परचेज का मतलब खरीदारी, क्योंकि इंडिगो प्लांटेशन के लिए आपको खाद भी चाहिए होगी, आपको बीज भी चाहिए होगी, और मेंटेनेंस भी देखना पड़ेगा, मतलब फसल की मेंटेनेंस सही रहेगी तभी तो प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो निच कल्टीवेटर्स के सामने थी कि कहाँ से बड़ी जमीन लाएंगे, कहाँ से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लेबर कहाँ से लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा बुलक कार्ट कहाँ से मिलेगी, और किस तरह से पूरी जमीन को मेंटेन किया जाएगा। अब बात करते हैं इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रयत। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने बताया आपको इंडिगो प्लांटेशन के दो सिस्टम थे। एक था निच का मतलब खुद की बड़ी जमीन पर प्लांटेशन करना, जिसके लिए लोन भी लिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर ज्यादा मेंबर की जरूरत पड़ती थी।
फार्मर्स को कि वो अपनी खेत के 25% पर इंडिगो कल्टीवेशन करें, मतलब जबरदस्ती कल्टीवेशन किसानों से करवाया गया, तो इसको रैयत सिस्टम कहा गया। देखिए आप, प्लांटर्स वाज द राइट टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट सट्टा, ठीक है। सट्टा आज भी खेतों के अंदर देखिए आप, विलेज एरिया में सट्टा बोलते हैं। सट्टे का मतलब किराए पर देना या अपनी जमीन दूसरों को दे देना, ठीक है। यहाँ पर क्या था, कंपनी ने फोर्सफुली फार्मर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा, एक एग्रीमेंट जबरदस्ती फार्मर से साइन कराया गया जिसको सट्टा कहते थे, ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा गया, तो देखिए बच्चों, those who sign the contract got cash advance for planters at the low rate of interest। अब इसमें ये कहा गया कि वे फार्मर्स जो इस सट्टा एग्रीमेंट को साइन करेंगे उन लोगों को कंपनी कैश एडवांस देगी, मतलब कैश पैसा देगी, और साथ में इस लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम होगी। इंटरेस्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे बच्चों, जब हम लोन लेते हैं तो उसके ऊपर हमको ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज, बट द लोन कमिटेड द राइट टू कल्टीवेटिंग इंडिगो एट लीस्ट 25% ऑफ द लैंड, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि हर रैयत को, हर किसान को अपने खेत के 25% मतलब 1/4 पार्ट पर इंडिगो का कल्टीवेशन करना जरूरी होगा। तो पहली चीज तो बच्चों ये समझ ले कि रैयत सिस्टम के अंदर जबरदस्ती किसानों को मजबूर किया गया कि वे अपने खेतों के ऊपर ये इंडिगो उगाए, ठीक है। दूसरी चीज, इसके लिए कंपनी ने लोन दिया, ठीक है, लेकिन इस लोन की इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रखी गई, तो इसका नतीजा ये हुआ कि कई बार बच्चों ये जो रैयत थी, ये जो प्लांटर्स थे, ये उस लोन को पे नहीं कर पाए। कारण ये था कि बड़ी मेहनत करके, खूब सारा पैसा खर्च कर ये फार्मर्स कल्टीवेशन करते थे इंडिगो का, लेकिन कंपनी इनसे कम दाम पर, कम पैसे पर ही इनकी फसल खरीद लेती थी, जिससे किसानों को नुकसान होने लगा, ठीक है। तो इसीलिए जो कह सकते हैं कि जो रैयत कल्टीवेटर्स थे वो इस कंपनी की इस सिस्टम के बहुत खिलाफ थे, क्योंकि पहली बात तो कल्टीवेशन जबरदस्ती करवाया जा रहा है, दूसरा उनको जबरदस्ती लोन दिया जा रहा है कि आप लोन लेंगे फिर इंडिगो प्लांटेशन करना, और जब पैसा आएगा तो लोन चुका देना, फिर नया लोन दे देंगे, फिर वापस प्लांटेशन करना। तो इससे किसानों की कंडीशन खराब हो गई। खराब क्यों हुई, क्योंकि उसको लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट बहुत हाई हुआ करता था, ठीक है। तो इसके कारण इन रैयत की जो कंडीशन थी वो धीरे धीरे खराब होने लगी। अब देखिए, प्लांटर्स प्रोवाइड सीड एंड ड्रिल। अब ये जो प्लांटर्स होते थे, प्लांटर्स मतलब कॉन्ट्रैक्टर, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया फार्मर से, ये लोग फार्मर्स को क्या लेते थे, सीड्स और ड्रिल ये प्रोवाइड कराते थे। और प्लांटर्स जो कल्टीवेटर्स होते थे, जो फार्मर्स होते थे, उनका काम होता था इंडिगो का प्लांटेशन करना, जमीन को उपजाऊ या लैंड को, सॉइल को फर्टाइल बनाना, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, द प्राइस दैट कल्टीवेटर्स गॉट द इंडिगो वाज वेरी लो। अब इंडिगो के बदले में जो पैसा किसानों को मिलता था वो बहुत कम था, मतलब इतनी मेहनत, इतना पैसा खर्च करने के बाद जितनी फसल होती थी उसको कंपनी बहुत कम रेट पर खरीद लेती थी, जिससे किसानों को नुकसान होने लगा। द साइकिल ऑफ लोन नेवर एंडेड, जिसके कारण किसानों का या जो लोन का सिस्टम था वो खत्म हो ही नहीं पाया। क्यों नहीं खत्म हो पाया, क्योंकि मान लीजिए कंपनी लोन दे रही है, लोन का पैसा लेकर फार्मर ने इंडिगो प्लांटेशन कर दिया, अब कंपनी ने उसी इंडिगो को कम प्राइस रेट पर खरीद लिया। अब कम प्राइस रेट पर खरीदा, इसका मतलब फार्मर का जो मेहनत का पैसा है वो उसे नहीं मिला, जिसके कारण उसे वापस लोन लेना पड़ेगा, फिर वो वापस इंटरेस्ट पे करेगा। तो इस तरह से जो किसान थे वो बेचारे उस लोन के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाए, ठीक है। और देखिए कि आफ्टर इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोल्ड विद द राइस। अभी मैंने बताया बच्चों आपको कि जिस जमीन पर इंडिगो प्लांटेशन होता है वहां पर चावल की खेती हो ही नहीं सकती, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी इंडिगो के कारण खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया बच्चों, कि उनके खेत जो थे चावल उगाने के लायक नहीं रहे। तो अब आप सोचिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था स्टार्टिंग में, कि फार्मर्स की पहली नीड थी अपनी फैमिली की फूड की डिमांड को पूरा करना। मतलब फार्मर्स इंडिया में शुरू से ही बच्चों आप देखिए एंशिएंट टाइम से किसान जो भी खेती बाड़ी करते थे, जो फसल होती थी, सबसे
फैमिली की खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए करते थे, लेकिन इंडिगो से फार्मर्स को कोई फायदा नहीं था। और बाद में जमीन खराब हो गई तो किसान वहाँ पर चावल की खेती ही नहीं कर पाए। तो धीरे धीरे बंगाल के जो फार्मर्स थे, इंडिगो प्लांटेशन के कारण इनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई कि हर एक किसान लोन के बोझ के नीचे दब गया और बाद में कंपनी ने इन लोगों की लोन के बदले में इनसे इनकी जमीन छीन ली। इसी कारण बंगाल के अंदर 1859 के अंदर ब्लू रिबेल शुरू किया गया, नीली क्रांति जिसको कहते हैं। इंडिगो के खिलाफ बंगाल के सारे फार्मर्स इकट्ठा हुए और कई जगह जगह पर इन्होंने जो प्लांटर्स थे उनके ऊपर अटैक किया, ब्रिटिश कंपनी के ऑफिस पर अटैक किया, इनको लूटना शुरू किया, इनके ऑफिसेज में आग लगा दी गई। ये था ब्लू रिबेल जो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों पहली बात क्या है, ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। तो ब्लू का मतलब नीला, और नीला क्यों है? क्योंकि इंडिगो का कलर कैसा होता था? रिच ब्लू कलर, इसीलिए इस रिबेल को नाम भी क्या दिया गया? द ब्लू रिबेल। तो ब्लू रिबेल था क्या? तो देखिए बच्चों 1859 द रायट इन द बंगाल refused to grow indigo and to pay rent। अब देखिए 1859 में जो फार्मर्स थे बंगाल के, उन्होंने लोन पे करने से, पेमेंट करने से मना कर दिया और इंडिगो का कल्टीवेशन करने से भी मना कर दिया। टू द प्लांटर्स एंड अटैक ऑन देम, और साथ में ही उन लोगों पर जो प्लांटर्स थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो इनसे इंडिगो का प्लांटेशन करवाते थे, उनके ऊपर अटैक किया गया, उनके ऑफिसेज में आग लगा दी गई। इस तरह से ये रिवोल्ट पूरे बंगाल के अंदर फैल गया। कंपनी का खूब सारा नुकसान हुआ। कंपनी को डर था कि अगर इस तरह से बंगाल में अगर कल्टीवेशन बंद हो गया तो कंपनी की इनकम बंद हो जाएगी और फार्मर्स का ये प्लांटेशन के खिलाफ जो रिबेल चल रहा था धीरे धीरे बंगाल से बाहर फैलने लगेगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी को भी इस चीज का डर था कि ये ब्लू रिबेल उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन 1915 के अंदर महात्मा गांधी अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे और 1 साल तक उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया, ट्रेवल किया इंडिया की कंडीशन उन्होंने देखी कि किस तरह से ब्रिटिशर जो है वो इंडियंस को एक्सप्लोर करे थे, इंडियंस फार्मर को इन अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया था। और चंपारण जो बंगाल के अंदर एक जगह है, यहाँ के फार्मर्स नील या इंडिगो के कल्टीवेशन को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब कंपनी के अगेंस्ट में एक रिबेल चल रहा था जिसमें गांधी जी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो देखिए बच्चों 1859 इंडिगो रायट felt that they had to support the local zamindars, village headmen in their rebel। अब देखिए 1859 में जब इन फार्मर्स का रिबेल शुरू किया तो इनको ये लगा कि इनको अपने रिबेल के अंदर जमींदार को और जो गांव के हेडमैन थे, विलेज हेडमैन, इनको सपोर्ट करना चाहिएगा। क्यों? क्योंकि जमींदार के पास में पावर थी, पैसा था और कहीं ना कहीं कंपनी से के सामने खड़े होने की ताकत थी। लेकिन कंपनी ने उससे पहले ही जमींदार को अपने फेवर में कर लिया, जिसके कारण इन्होंने जो रैयत थी वो इन जमींदार को सपोर्ट नहीं कर पाई क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के फेवर में चले गए। लेकिन 1917 में महात्मा गांधी लीड दिस रिबेल इन चंपारण एंड वाज सक्सेसफुल। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों। चंपारण इंडिगो रिबेल कहाँ हुआ? वह बंगाल के अंदर हुआ। कब हुआ? 1917 में हुआ। और इस रिबेल को किसने लीड किया? कौन था इस रिबेल का नेता? तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी की लीडरशिप में चंपारण के किसानों ने इंडिगो प्लांटेशन करने से मना कर दिया और साथ में ही रेंट पे करने से भी मना कर दिया। गांधी जी ने इस चंपारण रिबेल को लीड किया और एक ही साल के अंदर इस रिबेल में जो भी फार्मर्स की डिमांड थी, कंपनी ने उस डिमांड को मान लिया और ये कहा गया कि अब से किसानों को जबरदस्ती इंडिगो उगाने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। जो फार्मर इंडिगो उगाने में इंटरेस्टेड होगा वही अपने फॉर्म के अंदर इंडिगो प्लांटेशन करेगा। तो इस तरह से 1917 के अंदर चंपारण रिबेल के कारण ये जो इंडिगो प्लांटेशन का जो सिस्टम था वो बंगाल के अंदर खत्म कर दिया गया। लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर, बिहार के अंदर देखें, यूपी के अंदर, यहाँ पर फार्मर्स बहुत परेशान थे इंडिगो प्लांटेशन को लेकर। तो बच्चों आज का ये जो आपका चैप्टर 3 था यही होता है खत्म। लास्ट टॉपिक था ये जो हमने डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ हमने कई सारी नई चीजें जानी, क्या क्या ईस्ट इंडिया
कंपनी ने नए नए सिस्टम रेवेन्यू के इंडिया में अप्लाई किए, किस तरह से इंडिगो का प्लांटेशन इंडिया में जबरदस्ती किसानों से करवाया गया ताकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। तो इसी के साथ आज की क्लास बच्चों आपकी यही होती है खत्म। कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।